नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज हमारे साथ बीएपी के एक जाने माने नेता कांति भाई रोत हैं, जिनका बड़े ही आदर के साथ बीएपी पार्टी में नाम लिया जाता है। जैसा कि हमारी इंटरव्यू की रीत है, हम सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय करवाते हैं। आपके चैनल को सबसे पहले जोहार। मेरा नाम रोत कांति भाई आदिवासी यानी कांतिलाल रोत है और मैं आदिवासी परिवार का फाउंडर मेंबर हूँ। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा का भी फाउंडर मेंबर मैं ही हूँ। और आपका 2018 में हम लोग जो एक राजनीतिक पार्टी यहाँ पे लाए थे बीटीपी, उसको लाने वाला ही मैं हूँ। और आज की तारीख में जो आपका बीएपी भारत आदिवासी पार्टी बनी है उसको बनाने वाला ही मैं हूँ, फाउंडर मेंबर ही मैं हूँ। और इस प्रकार इस नाम से मुझे जाने जाते हैं। अच्छा सर, आप बनाने वाले सारी विचारधारा और जो भी चीज़ें रही होगी ज़्यादातर आपको जानकारी उसके बारे में, तो आपसे मेरा ये सवाल है, बीएपी पार्टी को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे बीएपी पार्टी का गठन करना चाहिए? क्योंकि देश के अंदर कम से कम 3-4 हज़ार पार्टियाँ हैं और हमारे इलाके में 4-5 पार्टियाँ सक्रिय रूप से रहती है, जिसमें 2 पार्टियाँ प्रमुख रूप से काम करती है। लेकिन 1952 के चुनाव के आम चुनाव के बाद भी इस इलाके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो यहाँ की ST SC OBC माइनॉरिटी की जो हक अधिकार हैं, वो अधिकार आज तक कोई भी आपका बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, वो कभी लागू नहीं करा पाई, इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई। प्रावधान होते हुए भी लागू नहीं हुए। इसलिए हमने सोचा कि हमको रोड से लेके अब सदन तक जाना होगा, क्योंकि हम रोड पे तो आंदोलन कर रहे थे लेकिन सदन तक हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे लोकसभा हो चाहे आपका विधानसभा हो। तो हमने इसलिए बीएपी का गठन किया और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ के 5th शेड्यूल के जो मुद्दे हैं, 5वें अनुसूची के जो मुद्दे हैं, जल जगन जमीन के जो मुद्दे हैं, और आपका जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जो दबाया जाता है, OBC को दबाया जाता है, SC को दबाया जाता है, और अन्य वर्ग का भी जो स्वर्ण वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको भी दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने ये आपका पार्टी का गठन किया हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, राजनीति की तरफ कैसे झुका हुआ आपका? देखिए भाई, हम लोग तो सामाजिक स्तर पे काम कर रहे थे। राजनीतिक स्तर पे इसलिए एंट्री हुई क्योंकि 2 अप्रैल की जो घटना घटी एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे वाली, और उससे पहले हम लोग कांग्रेस बीजेपी को बारी बारी से वोट देते आते थे। हम भी जब जो अच्छा आदमी लगता है उसको वोट देते आते थे। उसके बाद में हमारा PA संगवाजी जो आपका लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने एक पार्टी यहाँ लेके आए थे, नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसमें भी हमने थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन सब छोड़ छुड़वा के हम सामाजिक स्तर पे काम कर रहे थे। और 2 अप्रैल को जो एट्रोसिटी एक्ट की घटना घटी, जिसमें प्रावधान में कुछ फेरबदल किया जा रहा था, उसको लेके पूरे देश में भारत बंद का आह्वान था। हमने भी आह्वान के समर्थन दिया और जिसके अंतर्गत हमारे लोगों को तलवारों से मारा गया और बहुत सारे अत्याचार किए गए, जेल में डाला गया। तो उस समय बीजेपी सरकार थी, तो हमने देखा भाई कि हमारे लोगों को जेल में डाला गया, तो हम रातों रात जाके लोगों को छुड़वाया। फिर हमने एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे विपरीत वापस मुकदमे करवाए और जो लोग घायल थे उनको पैसे भी दिलवाए TAD विभाग से। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हमारे लोगों को इस प्रकार मारा पीटा जा रहा है, इसलिए हमने ये राजनीति की ओर रुख करने का प्रयास हमने किया। अच्छा, कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, जो विचारधारा युक्त था। उसमें 2,52,000 के आसपास वोट आए थे अपने फर्स्ट में, जो भारत देश में एक हिस्ट्री रहा था। जो आपका कन्हैया कुमार अभी जो आपका बीजेपी में कांग्रेस में चला गया है, पहले आपका कम्युनिस्ट पार्टी में था। कन्हैया कुमार का नाम दुनिया जानती है, देश दुनिया जानती है, उससे भी ज़्यादा हम लोग वोट लाए थे। और उसके बाद में हम लोग अभी भारत आदिवासी पार्टी बनने के बाद में हमने ये विधानसभा चुनाव डूंगरपुर से लड़ा और चारों तरफ से एक ही माहौल चल रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके में 7-8 सीटें जीत के आएगी। और फाइनली हम 3 सीटें जीते हैं और 3 सेकंड पोजीशन रहे हैं, और बाकी 2-4 सीटें ऐसी है जो आपके 60,000 50,000 के आसपास वोट लाए हैं, बाकी 40,000 कोई 25,000 वोट लाया है। तो ये हम दो चुनाव लड़े हैं, आपका लोकसभा और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, और आपका विधानसभा डूंगरपुर का लड़ा हुआ है। अच्छा, विधानसभा डूंगरपुर के अंदर जो आपकी हार हुई, उसके क्या कारण आपको लगते हैं?
नहीं, ऐसे हम लोग अपने आप को हार नहीं मान रहे, क्योंकि मेरी सेकंड पोजीशन रही वहाँ पर। अच्छा। सेकंड पोजीशन मतलब हार नहीं हुई है, सेकंड पोजीशन रही है। हार का मुख्य कारण ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। अब बीजेपी की ओर से बंशीलाल कटारा थे और वो भी नया चेहरा था, और मैं तो पुराना चेहरा था मुझे आज पूरे बच्चा वैसा जानता है। साला आप पूरे आदिवासी इलाके में ले लो या चाहे आपके भारत के किसी भी कोने में चला जाओ तो लोग कांतिबा आदिवासी के नाम सर्च करते हैं, लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आपका जो बीजेपी का कोर वोटर था, बीजेपी को जो ग्राम पंचायतें थी जहाँ बीजेपी के आपके उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार से अपन बार बार देखते आए कि उस पंचायतों से अधिकतम बूथों पे बीजेपी के वोट जाते थे, लेकिन अब की बार बीजेपी के वोट है वो सारे के सारे कांग्रेस को चले गए। अच्छा। जहां उनका जिला प्रमुख रह चुका, फिर वहां की पंचायत में वहां के बूथ पे सारे वोट चले गए, और जितने भी सरपंच है बीजेपी समर्थित वहां के सारे वोट कांग्रेस को चले गए। यानी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। ये चाहते थे कि भाई वंशी ने जितना चाहिए, इनके बीजेपी वालों को ये दिमाग में था, और दोनों के दिमाग में ये था कि अगर ये भारत आदिवासी पार्टी का आदमी जीत गया तो भविष्य में हमारा कांग्रेस पर बीजेपी का नंबर नहीं आएगा। इस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करके फिर भी हमारा वहाँ हम लोग फर्स्ट चुनाव लड़े थे तो हमारे 13,000 वोट विधानसभा 2018 में आए थे, 13,000 वोट। इसके बाद में लोकसभा चुनाव लड़े हम लोग तो 32,000 वोट आए थे हमारे विधानसभा में, और फिर हम पंचायती राज चुनाव लड़े, वहाँ पे 47-46,000 वोट आए थे। और आज की तारीख में हम लोग विधानसभा चुनाव वापस 2023 का लड़े तो वहाँ पे हमारे को 52,000 वोट आए। तो वोटों का रेशो हमारा बढ़ता गया है। हम हारे नहीं हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जीतेंगे, और हमारी विचारधारा बिल्कुल लड़ाई के तौर पर ही है और हमेशा लड़ती रहेगी। अच्छा, जब भी आपकी बात करी जाती है, आपकी चर्चा जब होती है तो एक चर्चा ये भी होती है कि जब बीएपी पार्टी का निर्माण हो रहा था उस समय एक दुर्घटना घटी, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था उस दुर्घटना में? भाई हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ में हम लोग आपका जो ST/SC का जनजाति का जो बोर्ड है दिल्ली के अंदर, वहाँ भी कुछ काम से भी गए थे। दोनों काम निपटाए, सामाजिक काम और आपका पॉलिटिकल काम से गए थे। तो हमने रात को वहाँ खाना खाया हिमाचल भवन में। उसके बाद में वहाँ से हम लोग रात को निकले और आपका दौसा हाईवे से नीचे उतर के थोड़ी देर सोए, और फिर उसके बाद में जयपुर में आके हमने नाश्ता पानी किया है, ऐसा हमारे साथियों को कहना है। फिर हम लोग बगरू के आसपास आए और हमारा एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारे एक भाई जगदीश पांडोर जो फलासिया से थे और उनकी 1 घंटे के अंदर मौत हो गई। और मैं 6 दिन कोमा में रहा, और मेरे 2 साथी थे, मणिलाल जी ग्रासिया प्रोफेसर और मोहन भाई रोज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गंभीर चोटें आई और हमने बहुत कुछ खोया है। पार्टी ऐसे नहीं बना है, पार्टी को बनाने के लिए हमने तन मन धन और शरीर भी तोड़ा है। इसलिए ये जो दुर्घटना घटी है वो दुर्घटना अकस्मात घटी थी, और लोगों का कहना है, क्योंकि उस समय तो मैं कोमाम हो गया था और 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो मुझे इतनी सारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने और डॉक्टरों ने जो बताया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हमारी दुर्घटना बहुत भयंकर थी, बहुत खतरनाक थी, और जनता की दुआ से, लोगों की दुआ से हम लोग जिंदा हैं आपके बीच में। ये बहुत बड़ा हमारे लिए कुदरती एक वरदान साबित हुआ है। अच्छा, हसदेव जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आपका क्या विचार है हसदेव जंगल के बारे में? नहीं, नेता तो छोड़िए, आपको तो हर इंसान से पूछना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के मार्फत से यही कहना चाहता हूँ कि हसदेव अभयारण्य जंगल है, वो हसदेव जंगल किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग को नहीं बचा रहा है। हसदेव अभयारण्य है वो आपको मुसलमानों को नहीं बचा रहा है, हसदेव अभयारण्य हिंदू को नहीं बचा रहा है, हसदेव अभयारण्य ईसाई को नहीं बचा रहा है, बुद्धिस्ट को नहीं बचा रहा है, या आपके यहूदियों को नहीं बचा रहा है, या आपके ST/SC OBC माइनॉरिटी जनरल जो भी है उनको नहीं बचा रहा है। उससे जो आपका विश्व में सबसे बड़ा जंगल है, उसके बाद में हसदेव अभयारण्य है जो एक प्राकृतिक ऑक्सीजन वाला इलाका है। इससे जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन से प्रत्येक प्राणी जगत उसको ऑक्सीजन को लेकर जिंदा है। तो उसके लिए तो हर इंसान को आगे आना चाहिए। आज हम देखते आए हैं कि देश में मात्र और मात्र आदिवासी ही लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे लोग क्यों सोए हुए हैं? दूसरों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? मैं तो ये आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि दूसरे लोग जो सोए हुए हैं उनको जागना होगा, और उनको आदिवासियों के साथ में मिलकर नहीं लड़े, फिर भी इस जंगल को बचाने के लिए ज्ञापन, रैली, धरने, प्रदर्शन, या फिर अपने घर से भी कुछ ऐसा
सरकार के विरुद्ध में काम करना चाहिए, जिस सरकार की आंखें खुले और वो पेड़ों की कटाई हो रही है वो पेड़ों की कटाई रुक जानी चाहिए। वहाँ पे मानव ही नहीं, हाथी, जानवर, जो भी जिस प्रकार का प्राणी है सबके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। और आज देश क्या पूरे विश्व में जंगल कट रहे हैं, और हमारे भारत में तो जंगल कट कट के हमारे भारत की जनसंख्या आज की तारीख में चीन के आसपास पहुंच गई, चीन को टॉप कर गई ऐसा लगता है। तो आने वाले समय में ये जनसंख्या कहाँ से ऑक्सीजन लेगी? अब ये जंगल कटेंगे तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी और उत्पन्न होगी और इससे लोग मरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, वो कोयला आपूर्ति के लिए जंगल काटे जा रहे हैं उसको निरस्त करना चाहिए। और आदिवासी की जो डिमांड है, आदिवासी की डिमांड नहीं है, जो पूरे इलाके के लोगों की डिमांड है, उसको मानना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से कि आदिवासी के अलावा जो भी आदिवासी डिमांड कर रहे हैं उनके साथ साथ में सभी वर्गों को कूद जाना चाहिए और हंसदेव अभ्यारण्य जंगल को बचाने का काम करना चाहिए। और एक साथ में एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आदिवासी अगर अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए बात करता है तो उसको नक्सलवादी के नाम से मारा जाता है। आज की तारीख में भारत देश के अंदर 2 से 2,500 सैनिक वहाँ छत्तीसगढ़ में भेज दिए गए हैं। तो वो आदिवासियों को निर्दोष आदिवासियों को गोली से मारेंगे और कहेंगे कि नक्सलवादी थे। ये नक्सलवादी नहीं है, ये पर्यावरणवादी लोग हैं और ये मानवतावादी लोग हैं, हर मानव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे आदिवासियों, ऐसे प्राणी, ऐसे समुदाय जो प्रकृति प्रेमी है, उस प्रकृति प्रेमी समुदाय का सबको साथ देना होगा। हम तो साथ दे रहे हैं, हम खुद आदिवासी हैं, हम तो अपने तरीके से जितना जन जागरण करें उतना कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हंसदेव के लिए आप लोग आगे आइए, आने वाली पीढ़ी नहीं तो आपका भी माफ़ नहीं करेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि बीएपी पार्टी और आप दोनों ही लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए भाई, लोकसभा चुनाव का तो पूरे देश का माहौल चल रहा है और इसमें हम लोग मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो 4 राज्य हमारे हैं, और इसके अलावा भी हमने पार्टी का विस्तार थोड़ा बहुत किया है। आपका आंध्रा से लेके तेलंगाना और छत्तीसगढ़, झारखंड तक का कुछ पदाधिकारी बनाए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी इस लोकतंत्र के पर्व में कूदे और 47 हमारे सांसद जो रिजर्व बनते हैं आदिवासियों के, उसमें से अधिकतम सांसद जावे ताकि हंसदेव जैसे कांड दोबारा नहीं होवे। और आपका जो आदिवासियों के साथ में, एसटी के साथ में, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के साथ में जो शोषण अत्याचार हो रहा है, कोई तो बंदा होना चाहिए जो आपका आपका संसद में आवाज़ उठावे। तो हम लोग लड़ेंगे और इन राज्यों में लड़ रहे हैं और हमने तो एक ठान लिया है, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य बन चुका है। और लोकसभा में जाकर ही हम लोग रोड से लेकर संसद तक जाएंगे तो ही हमारे अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि सड़क पे हम जाएंगे तो गोली से उड़ा दिए जाएंगे, संसद में जाएंगे तो हमारी बात वहाँ रिकॉर्डेड हो जाएगी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ कांति भाई रोत, जिन्होंने अपने विचार खुलकर रखे। मेरा नाम है पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन शाहिद के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और हंसदेव जंगल का जो मुद्दा है उसको अगर आगे तक ले जाना चाह रहे हैं और ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि नेताओं तक, बड़े बड़े सरकारी अफसरों तक ये बात पहुंचे, उनके कान खुले और वो भी सोचे कि क्यों ना काटे हंसदेव और क्यों बचाया जाना चाहिए हंसदेव। मेरा नाम है पंकज कुमार गोयल, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी पर कैमरामैन शाहिद के साथ। धन्यवाद।